यस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि कब ट्रांजिस्टर होगा और ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। और आ, फिर से बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर दो। और वो आपके कमेंट्स देखकर समझ ही आ रहा है, आप लोग अच्छे से एक एक वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं, तभी आपको डाउट्स भी आ रहे हैं। तो वेरी गुड, कीप इट अप। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड by all of you for this particular concentration and focus you people are showing. So आज का जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर है, आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे पीएन जंक्शन था एक डिवाइस है, वैसे ही ट्रांजिस्टर भी एक डिवाइस है और उसके बेसिक्स देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर में दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। आप देख रहे होंगे एक टाइप का सेमीकंडक्टर दो डिफरेंट काइंड के सेमीकंडक्टर्स के बीच में, एन टाइप का सेमीकंडक्टर दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में, पी टाइप का सेमीकंडक्टर दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में। सो इस तरह से पीएनपी और एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर बनते हैं। अगर हम यहां पर देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो यह हमें पता लगा एन रीजन है, यहां एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, बहुत ही पतला बेस होगा। आप जानते हैं पी टाइप का होगा, ये बेस होगा। और वहीं पर एक थोड़ा सा ज्यादा लार्ज एरिया लिए हुए एक एन टाइप कलेक्टर होगा। तो हमारे पास ये तीन रीजन होते हैं, एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। और जैसे ये हमें पता लगा वैसे ही पीएनपी में ऑब्वियसली सेम ऐसे ही ये पहला पी टाइप होगा, ये बेस होगा एन टाइप, और ये जो कलेक्टर होगा वो पी टाइप। यस, जो पहला रीजन है उसे हम एमीटर कहते हैं, जो दूसरा रीजन है हम उसे बेस कहते हैं, और जो तीसरा रीजन है उसे हम कलेक्टर कहते हैं। तो ये तीन रीजन है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो पहला रीजन है उसे हम एमीटर कहेंगे, जो दूसरा रीजन है उसे बेस कहेंगे, और जो तीसरा रीजन है उसे हम कलेक्टर कहेंगे। अगर हम इन तीन रीजन्स की बात करें जो इन दो ट्रांजिस्टर्स में देखने को मिलता है, तो हमेशा एमीटर जो है वो मॉडरेट साइज का होगा। साइज अगर हम बात करें तो उसका मॉडरेट होगा। और अगर हम डोपिंग की बात करें तो उसकी जो डोपिंग होगी वो हैवी होगी, सो हैवीली डोप्ड। अगर हम बेस की बात करें तो वो थिन होगा। आप देख रहे होंगे सबसे पतला बेस ही है, इसकी डोपिंग भी बहुत कम होगी, तो ये बहुत लाइटली डोप्ड होगा। और अगर हम कलेक्टर की बात करें तो जो इसका साइज होगा सबसे बड़ा होगा, लार्ज होगा, और इसकी डोपिंग जो होगी वो मॉडरेट होगी, ना ज्यादा ना कम। जो इसकी डोपिंग होगी वो मॉडरेट होगी। तो ये हमें ये पता लगा बनाते समय किस चीज का ध्यान रखा जाता है, एक पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर को। क्या
एमीटर का साइज मॉडरेट होता है, ना ज्यादा ना कम, और हेवीली डोप्ड होता है। बेस बहुत थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, और कलेक्टर बहुत लार्ज साइज का होता है और मॉडरेटली डोप्ड होता है। उसकी डोपिंग ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। आई थिंक ये फैक्ट आपके दिमाग में पहुंच गया होगा। यस यस फिर बात आती है कि इनका सिंबल क्या है। जो सिंबल है ये सिंबल है। अगर एरो अंदर की ओर है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और अगर एरो बाहर को है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैंने आपको बताया था दो ही तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। कभी भूल जाओ तो पीएनपी को जबरदस्ती बोलना शुरू कर दो पी इन पी, और इन मतलब अंदर को एरो। तो पीएनपी अंदर को एरो, एनपीएन बाहर को एरो। जिसमें भी एरो होगा वो एमीटर है, जो फ्लैट होगा वो बेस होगा, और जो तीसरा होगा वो कलेक्टर होगा। जिसमें भी एरो है वो एमीटर है, जो फ्लैट है वो बेस है, और अगला वाला कलेक्टर। तो ये हमें पता लगा, इस तरह से इसका सिंबल है। यस एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव होल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है एरो। जैसे ये भी पता लगा, फिर बात आती है कि ट्रांजिस्टर एक्शन क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक्शन में बेसिकली दोनों तरह के ट्रांजिस्टर लेकर समझा देता हूं। यहां पर मान लीजिए ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, और मान लीजिए यहां पर पी एन पी ट्रांजिस्टर है। आप सब जानते हैं एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, नाम तो याद हो गए होंगे अभी। हमेशा जो पहले वाले दो हैं इन्हें फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, तो एन को आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। यस ये एमीटर रीजन आप जानते हैं। ये बेस रीजन है आप जानते हैं, ये कलेक्टर है आप जानते हैं। तो एमीटर बेस को आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया वीईई बैटरी से एन को नेगेटिव टर्मिनल और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर। वहीं पर बेस और कलेक्टर को आपको रिवर्स बायस में जोड़ना होगा, और जब हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो हमें पता है एन को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और पी को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे वीसीसी बैटरी से। तो यहां से हमने इन दो को रिवर्स कर लिया, रिवर्स बायस कंडीशन में रख दिया, और इन दोनों को हमने फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रख लिया। सिमिलरली यहां बताएंगे क्या करूं मैं। यहाँ पहले दो को फॉरवर्ड बायस, पी को किससे जोड़ू? पॉजिटिव से। एन को किससे जोड़ू? नेगेटिव से। क्या नाम रखूं? वीईई बैटरी। यहां पी को किससे जोड़ू? नेगेटिव से। एन को किससे जोड़ू? पॉजिटिव से। क्या नाम रखूं? वीसीसी बैटरी। और हमने इसे रिवर्स बायस कंडीशन में ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास इन दोनों के कनेक्शंस कैसे एस्टैब्लिश करने, इसे कैसे यूज करना है वो हमें पता लग गया। दैट इज एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस रखना है, बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस रखना है बैटरीज की मदद से। अब जैसे ये भी पता लग गया,
तो यहाँ एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां को पुश करेगा? जंक्शन पार करके इधर जाने। और यहाँ कलेक्टर का ये वाला टर्मिनल कौन है? पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? हाँ। तो हमें पता लगा ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा। इससे इलेक्ट्रॉन्स यहां से सी रीजन में जाना शुरू करेंगे। यहां पर मेजॉरिटी में कौन है? होल्स, पॉजिटिव होल्स। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन होल्स को इधर को धक्का देगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। होल्स यहां से एमिटर रीजन से बेस रीजन को पार करके कलेक्टर रीजन जाना चाहेंगे, लेकिन जाते समय उन्हें बीच में बेस रीजन मिलेगा। जाते समय उन्हें बीच में बेस रीजन मिलेगा। बेस यहां पर कैसा है? पॉजिटिव होल्स का, लाइटली डोप्ड है, बहुत कम होल्स होंगे। तो जाते समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इन होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, फ्यू रिकंबाइन। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जा रहे हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, और रिकंबाइन होने के बाद जो बचे हुए हैं वो यहां पहुंच जाएंगे। जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, अब वैसे यहां पर क्या होगा? एन टाइप में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स लाइटली डोप्ड है, बेस लाइटली डोप्ड होता है, आपको पता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन होल्स में से कुछ होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, बाकी यहां पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा? मान लीजिए यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए इस तरफ, तो ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस तरफ वो बनेगा एमीटर करंट। तो हमें पता लगा जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस तरफ 100 वो बनेगा एमीटर करंट। लेकिन आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन या नेगेटिव चार्ज के मोशन नहीं होती, रादर पॉजिटिव चार्ज के मोशन से हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर ये है तो डेफिनेटली ये माना जाएगा पॉजिटिव होल्स की डायरेक्शन ये है, इसलिए इलेक्ट्रॉन करंट या कहें एमिटर करंट ये इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहां रिकॉम्बिनेशन होगा। मान लीजिए यहां पर 5 होल है और उन 5 होल्स का इन 100 आते हुए इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यहां से 100 आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 5 होल्स के साथ वो रिकम्बाइन हो गए, तो 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होकर खत्म हो गए, बचे हुए 95 यहां पहुंच गए, और इसलिए यहां पर 95 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये तो पॉजिटिव होल्स की ये, तो ये बनेगा कलेक्टर करंट, जो 95 इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने से बना कलेक्टर करंट। लेकिन आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट उल्टा होता है नेगेटिव चार्ज के मोशन के, इसलिए मैंने आईसी को ऐसा ना बनाकर उल्टा ऐसा बनाया। अब क्या होगा इन 95 इलेक्ट्रॉन्स के साथ? यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से 95 होल्स जाएंगे और इन 95 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। सो जो ये रिवर्स बायस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 95 होल्स जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये हमें पता लगा, इसलिए होल करंट जो होगा वही आईसी है। अब क्या होगा? यहां जो 5 होल्स कम हो गए क्योंकि वो यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, उनका क्या होगा? ये जो VE बैटरी है वो यहां पर फिर से, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है वहां जाने पर, तो 100 कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगी।
तो 100 कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन, और यहाँ पर जब 100 कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन्स ऐसे पैदा होंगे। जो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो फिर से वो जो 100 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए थे वहां से उधर चले गए थे, उनको फिर से उसने रिप्लेनिश कर दिया, पूरा कर दिया। और ये जो 100 प्रोटॉन थे वो 100 प्रोटॉन में से यहाँ पहुंचे, और 100 प्रोटॉन में से 5 प्रोटॉन यहाँ आ गए। रादर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ होल है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा हुए। तो वो जो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे थे, उसकी जो कमी थी वो 100 इलेक्ट्रॉन पूरी कर देगा, और जो 100 होल्स थे वो यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे जाकर 5 यहाँ जो होल्स कम हुए थे उन्हें, और यहाँ पर जो 95 होल्स यहाँ पर पहुंचे थे, 5 यहाँ और 95 यहाँ, आपको समझ आ गया होगा। 100 होल्स आएंगे यहाँ से, उसमें से 5 यहाँ जाएंगे और वो बनेगा बेस करंट, और 95 यहाँ पहुंचेंगे यहाँ से यहाँ और वो बनेगा कलेक्टर करंट। तो बहुत क्लियरली आपको समझ आ गया होगा जो एमीटर करंट है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब थोड़ा जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहां 100 इलेक्ट्रॉन थे, यहां जा रहे थे, रास्ते में 5 होल्स के साथ रिकम्बाइन होकर 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 95 यहां पहुंच गए। 95 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से आने वाले होल्स ने यूटिलाइज कर दिया, ये 95 इलेक्ट्रॉन्स भी चले गए और यहाँ 5 चले गए, पूरे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। यहाँ पर इस बैटरी की मदद से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, कितने 100, और उससे 100 पेयर बनेंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन और होल्स के। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए 100, उन्होंने उन 100 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर दिया, और ये जो 100 होल्स हैं वो 100 होल्स फिर से आएंगे, और उसमें से यहाँ जो 5 होल खत्म हुए थे उसको फिर से पूरा करेंगे, और यहाँ जो 95 होल गए थे यूटिलाइज करने के लिए, बाकी यहाँ जाएंगे। तो 100 होल्स का जो पर सेकंड के कारण करंट जो होगा IE वही बनेगा 5 होल्स पर सेकंड जो यहाँ पहुंचेंगे IB, और 95 होल्स पर सेकंड जो यहाँ जा रहा है IC। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये है ट्रांजिस्टर एक्शन जो यहां पता लगा। सिमिलरली यहां से 100 होल्स इधर को जा रहे हैं, डेफिनेटली एमीटर करंट ये रहा। 100 में से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से खत्म हो गए, बचे 95 होल्स यहां पहुंच गए। इन होल्स को खत्म करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने, 95। सो 95 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इन्हें होल्स को खत्म करेंगे। यहां बॉन्ड टूटेंगे, कितने, 100 बॉन्ड टूटने के बाद, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पे 100 होल और 100 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। 100 होल्स जो यहाँ पहुंचे थे, 5 यहाँ और 95 यहाँ पर, वो पूरे यहाँ पर भरपाई फिर से हो जाएगी, और जो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे मूव करेंगे, और 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कम हुए थे वो वापस मिलेंगे, और जो यहाँ से 95 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए थे तो वो वापस यहाँ मिलेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन का ऐसा आपको पता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है पॉजिटिव होल्स उल्टा चलते हैं। इस बार क्या होगा कि ये ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जाना था इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके उल्टा होगा IB ऐसा। इस बार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गए थे तो इसका उल्टा होगा IC IB। तो यहां से हमें पता लगा क्या होगा, यहां से हमें पता लगा, क्योंकि यहां से आपको पता है ये जो यहाँ पर जो होल्स यहाँ को गए हैं, मूव किए हैं, इसका मतलब साफ पता लग रहा है IC प्लस IB इक्वल टू IE। फिर से IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। दिस इज ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर को 2 तरह से यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर को या तो स्विच के रूप में यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर को या तो एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉमन एमीटर, जब एमीटर को कॉमन रखा जाए इनपुट और आउटपुट सर्किट में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो जो अगला टॉपिक होगा कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो मैं यहां लिख रहा हूं कॉमन एमीटर
कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो ये एक वीआई ग्राफ होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड ही का मतलब ही होता है कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद वेरिएशन ऑफ करंट, इसको हम स्टडी करेंगे, या कहें करंट के वेरिएशन को वोल्टेज के वेरिएशन के साथ हम एक ग्राफ बनाकर हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यहां पर वीआई ग्राफ बनने वाला है। कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक दो तरह के हो सकते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता है कॉमन एमिटर में बेसिकली एमिटर कॉमन होगा। तो अगर मैं यहां पर पूरा का पूरा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से एमीटर, बेस, कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोगों ने ले लिया। एमीटर कॉमन है। तो ऐसे में हम एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस रखने के लिए, क्योंकि एमीटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है और कलेक्टर एन टाइप है, तो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और ये हमारी वीबीबी बैटरी होगी जो बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस रखने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास बायसिंग बैटरी वीबीबी है। इस बेस में से जो करंट जाएगा उसे नापने के लिए हमारे पास एक माइक्रो एम्मीटर होगा, क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है इसलिए माइक्रो एम्मीटर काफी रहेगा। और बेस एमीटर के बीच की वोल्टेज को नापने के लिए हमारे पास एक वोल्टमीटर होगा जो बेस एमीटर वोल्टेज को नापेगा। वैसे ही अगर हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आई है एमीटर करंट, जो बटेगा बेस करंट में, और उस तरफ कलेक्टर करंट में। आपने ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़ रखा है पहले से ही। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा कलेक्टर है वो एन टाइप है, इसको रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, वीसीसी बैटरी से। हम कोशिश करेंगे कि एमीटर कलेक्टर रिवर्स बायस्ड रहे। शायद हमें यह भी समझ में आया। अब कलेक्टर करंट को जो नापने के लिए, ये रहा कलेक्टर करंट, इसको नापने के लिए डेफिनेटली हम यहां पर एक एमीटर रखेंगे, क्योंकि कलेक्टर करंट मिली एम्पियर्स में होता है तो मिली एमीटर रखेंगे। और वहीं कलेक्टर और एमीटर के बीच के वोल्टेज को नापने के लिए हम एक वोल्टमीटर रखेंगे जो कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज निकालेगा। इसका नाम रखेंगे VCE। तो इस तरह से हमें पता लगा कि एक इनपुट पार्ट है जिसमें IB इनपुट करंट है और VBE
इनपुट वोल्टेज है, एक आउटपुट पार्ट है जिसमें IC आउटपुट करंट है और VCE आउटपुट वोल्टेज है। तो अगर मुझे इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो ग्राफ होगा इन दोनों की रीडिंग के बीच में कौन सी, VBE बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसका वेरिएशन किसके साथ, IB के साथ वर्सेस IB। तो हमें पता लग गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB। तो डेफिनेटली ग्राफ बनाते हैं। ये सब एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 ऑप्शन होंगे और इस ग्राफ को आपको टिक करना पड़ेगा। यहां पर हम करंट बनाएंगे, करंट IB होगा, फिर से बता देना चाहता हूं माइक्रो एम्पियर्स में होगा, बहुत कम। यहां पर VBE बेस एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है, जो हम VBB के को बदलेंगे। क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि जब हम VBE को बदलेंगे इस बैटरी की वैल्यू बदलकर, तो जो VBE के बदलने पर IB बदलता है किसी कांस्टेंट VCE के लिए, फॉर अ कांस्टेंट VCE के लिए। तो हम कोई कांस्टेंट VCE रखकर IB और VBE के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ये जो कांस्टेंट VCE है वो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि जो कलेक्टर है वो एमीटर के रिस्पेक्ट में प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड हो, इसलिए बड़ी वैल्यू चाहिए हमें C और E के बीच में, सो दैट ये प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड हो। और जब वो प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड होगा, हम कहेंगे जब वो एक्टिव स्टेट में होगा और तो यहां से क्लियर हो गया एक्टिव स्टेट कौन सी होती है, जब एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर एमीटर रिवर्स बायस्ड हो, उस स्टेट को एक्टिव स्टेट कहते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी कि डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, एक्टिव स्टेट, सैचुरेशन स्टेट, कट ऑफ स्टेट, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमें पता लगा हमने VCE की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट की जिससे C और E रिवर्स बायस्ड हो, और जब एक कांस्टेंट VCE लेकर हमने इस पे स्क्रीन के बीच में ग्राफ बनाया तो हमें दिखा 0.6 वोल्ट के बाद करंट बढ़ना शुरू हुआ फॉर VCE इक्वल टू से 10 वोल्ट जो कांस्टेंट रखा गया। यहां पर 10 वोल्ट का कांस्टेंट VCE जब था, तब हमने IB और VBE के बीच में ग्राफ बनाया, VBB को वेरी करके और VC को कांस्टेंट रखकर, VCC को कांस्टेंट रखकर VCE कांस्टेंट रहा, और ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब बात आती है कि ये जो IB और VBE के बीच में ग्राफ है, VCE को कांस्टेंट रखकर, और वो भी ऐसा VCE का वैल्यू जो कि लार्ज हो, जिससे C और E रिवर्स बायस्ड हो और वो एक्टिव स्टेट में हो, ऐसे में ये ग्राफ हमें किन किन पॉइंट्स के बारे में बता रहा है वो देखते हैं। पहली चीज ये ग्राफ ये बता रहा है कि
एज लॉन्ग एज ये VCE इसे प्रॉपरली रिवर्स बायस रखे, जो IB की वैल्यू है वो VC पे डिपेंड नहीं करती। एज लॉन्ग एज VCE रिवर्स बायस्ड है, उसकी वैल्यू एनफ है, तब तक जो IB की वैल्यू है वो VC के बदलने पर बदलती नहीं है, इसलिए लगभग वो VC से इंडिपेंडेंट है। ये पहला पॉइंट पता लगता है। तो पहला पॉइंट ये पता लगता है कि अगर हमने VC की वैल्यू कोई भी चूज की, एक्टिव स्टेट में जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो IB VC से इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसे में IB VC से इंडिपेंडेंट होगा। सो एज लॉन्ग एज VCE is enough, किस चीज के लिए? टू कीप कलेक्टर एमीटर रिवर्स बायस्ड base current is independent of VCE। इसलिए अलग अलग VCE पे अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। बाकी भी ऐसे ही बनेंगे जब तक VC ऐसा है कि वो ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में रखता है। और एक्टिव स्टेट मैंने आपको बताया, इनपुट वाला पार्ट जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और आउटपुट वाला रिवर्स बायस, तो हम कहते हैं एक्टिव स्टेट। तो जब तक एक्टिव स्टेट है, जो हमारा IB है वो VC की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए अलग अलग VC कांस्टेंट रखकर अलग अलग जो ग्राफ बनेंगे वो लगभग इसके आइडेंटिकल बनेंगे, इसलिए एक ही वैल्यू का बनाकर काफी रहेगा। इसके अलावा दूसरे वैल्यू के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ VCE कब तक? एज लॉन्ग एज VC इज एनफ टू कीप कॉमन एमीटर रिवर्स बायस। ये पहला पॉइंट सामने आया। यस, दूसरा पॉइंट, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा तो पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 होगा कि यस VBE फॉर सिलिकॉन जैसे 0.6 से ज्यादा है, IB इज इंक्रीजिंग, तो as VB is greater than 0.6 वोल्ट, मान लो सिलिकॉन के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं? IB is increasing linearly। तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि IB लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, ये जो लीनियर पार्ट है, जहां पर वैसे तो आपको यहां पर पूरी तरह से लीनियर नहीं दिख रहा, इट इज ऑलमोस्ट लीनियर, ऐसा आप अज्यूम करें। तो यहां से कर्व्ड है और यहां से लगभग लीनियर पार्ट है, और ये जो लीनियर पार्ट है, इस लीनियर पार्ट से हमें इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। सो इनपुट रेजिस्टेंस जो इस कॉमन एमीटर रेजिस्टेंस का है वो होगा, यहां पर हम चेंज इन IB देखेंगे और यहां हम चेंज इन VBE देखेंगे, और हमें पता है इनपुट रेजिस्टेंस विल बी वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज का वेरिएशन डेल्टा VBE डिवाइड बाय डेल्टा IB। यह हमें इनपुट रेजिस्टेंस देगा, या कहें इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। वर्ड डायनेमिक आ गया क्योंकि यहां डेल्टा आ गए, डेल्टा मतलब चेंज इन VBE विद
चेंज इन IB, ये हमें इनपुट रेजिस्टेंस देगा। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस आएगा ये जनरली 100 ओम्स से लेकर लगभग आप ये मान लीजिए 1000 ओम तक आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा। ये इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं। सो जो इनपुट रेजिस्टेंस आपको 100 ओम से 1000 ओम के बीच में मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस कौन सा इनपुट रेजिस्टेंस, और ये कहाँ है, VBE के बीच में, इनपुट सर्किट में। और मुझे लगता है हमें जो भी पता होना चाहिए था इनपुट सर्किट के रिस्पेक्ट में वो हमें पता लग गया। सो क्लियर है। यहां पर सबसे पहली चीज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ है, इनपुट मतलब बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज के बीच में, कीपिंग अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCE बाय कीपिंग VCC कांस्टेंट। VCE को कांस्टेंट कर सकते हैं। हमने VC को कैसा रखा, एक हाई वैल्यू जिससे प्रॉपर्ली रिवर्स बायस्ड हो। रिवर्स बायस्ड से क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होने पर ये वाला पार्ट रिवर्स बायस्ड और ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड होने पर ये एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। और जब ये एक्टिव स्टेट में होता है तो हमें पहला पॉइंट पता लगा, as long as VCE is enough to keep CE reverse biased, क्या IB is independent of VCE। VC पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, वो तो सिर्फ VBE पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही VBE 0.6 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि इसका बैरियर पोटेंशियल है, जैसे इसके बैरियर को ओवरकम कर जाएगी, आपको पता है उसके बाद IB will increase linearly with increase in VBE। VBE के बढ़ने पर IB इंक्रीज करेगा। As VB is greater than, जैसे ही as VB becomes greater than 0.6 volt, IB increases linearly with increase in VBE, with increase in VBE। तो VBE के बढ़ने पे बढ़ेगा, यह हमें पता लगा। थर्ड पॉइंट इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस इसके लीनियर पार्ट का निकालेंगे और इसके लीनियर पार्ट का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, जो चेंज इन IB आया फॉर द चेंज इन VBE, तो चेंज इन VBE बाय चेंज इन IB, इसे हम डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और ये जनरली किस ऑर्डर में होता है या कहां से कहां तक, 100 ओम से लेकर 1000 ओम्स के बीच में आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। सो इस तरह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए। जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, अब बात आती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक मिनट मार्कर और चेंज कर लेते हैं। इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमारा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा VCE और IC में। जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा IC, जो कि मिली एम्पियर्स में होगा, का ग्राफ VCE के चेंज के साथ वोल्ट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट IB, for different values of constant IB, so it will be a graph between IC versus VCE for different constant IB। so different constant IB दे देकर, मतलब हम पहले IB 10 एम्पियर 10 माइक्रो एम्पियर देकर फिर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, फिर 20 माइक्रो एम्पियर IB को हम यहां पर रखकर फिर आउटपुट में ग्राफ बनाएंगे,
आईसी और वीसी के बीच में। तो हमें क्या क्या पता लगेगा ऐसे में हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे हमें ग्राफ दिखेगा, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6, 8, 10, जब हम लोगों ने आईबी को कांस्टेंट कितना रखा, 10 माइक्रो एम्पियर। जब हमने आईबी को कांस्टेंट रखा 20 माइक्रो एम्पियर। जब हमने आईबी को कांस्टेंट रखा 30 माइक्रो एम्पियर और 40 माइक्रो एम्पियर। तो ये अलग अलग आईबी की वैल्यूज हैं। ये हमारा 2 मिली एम्पियर, ये हमारा 4 मिली एम्पियर, ये हमारा 5 मिली एम्पियर, ये हमारे आईसीस की वैल्यूज है। एनीवे, तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करें, इसमें ग्राफ में आप देख रहे हैं अलग अलग आईबी पे आईसी बढ़ गया, लेकिन कब? एक नॉन लीनियर पार्ट के बाद, यहां से लेकर यहां तक एक नॉन लीनियर पार्ट है, उसके बाद वो लीनियरली बढ़ा। यहां से यहां तक एक नॉन लीनियर पार्ट है, उसके बाद वो आईबी पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे हर एक ग्राफ में एक नॉन लीनियर पार्ट है और उसके बाद जो ग्रोथ है वो आप देख रहे हैं कि सीधा आईसी की वैल्यू आईबी के बढ़ने पर बढ़ती जा रही है। जब आईबी 10 था तो आप देख रहे हैं आईसी लगभग 2 मिली एम्पियर के आसपास आ गया। जब आईबी 20 हो गया तो 2 मिली एम्पियर से ज्यादा हो गया। जब आईबी 30 माइक्रो एम्पियर है तो आप देख रहे हैं लगभग 3 के करीब है। और जब वो 40 है तो आप देख रहे हैं कि लगभग 4.5 के करीब आपको आईसी मिल रहा है। तो जैसे जैसे आईबी बढ़ रहा है आईसी भी बढ़ रहा है, वो आपको इस ग्राफ से देखने को मिल रहा होगा। ये सुनो, अब बात आती है नॉन लीनियर पार्ट कौन सा है? ये नॉन लीनियर पार्ट है जब VCE भी फॉरवर्ड बायस में है और VBE भी फॉरवर्ड बायस में है। तो इनमें सब में जो आपको पहला इनिशियल नॉन लीनियर पार्ट जो दिख रहा है ग्राफ में, वो कब है? जब VCE बहुत कम है। लगभग आप ये मान लीजिए VC 2 से भी कम है और VC इज लेस। और VCE इतना लेस है कि ऐसे में जो एमीटर बेस है वो फॉरवर्ड बायस में है और जो बेस कलेक्टर है वो भी फॉरवर्ड बायस में है। इसे हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। ऐसे में इस पर्टिकुलर पार्ट में आप देख रहे हैं कि VC के बढ़ने पर IC बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर जब VC इज लेस, एमीटर बेस भी फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड बायस, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में, और इस पर्टिकुलर समय जो IC है दैट इज इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन VCE। VC पे डिपेंड कर रहा है और VC के बढ़ने पर IC भी बढ़ रहा है।
लेकिन जैसे ही आगे का लीनियर, नॉन लीनियर के बाद लीनियर हिस्सा आ जाता है कर्व का हर जगह पे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई बी, तो इनिशियल के बाद जब BC इज लार्ज, और मैंने आपको बताया था BC कितना लार्ज कि वो एमीटर बेस तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन जो एमीटर कलेक्टर है, एमीटर बेस तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन जो बेस कलेक्टर है, या हम कहें यहां पर एमीटर कलेक्टर भी बोल सकते थे, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, या कहें एमीटर कलेक्टर भी बोल सकते थे, क्योंकि एमीटर के रिस्पेक्ट में कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए था। यहां भी बेस की जगह एमीटर के रिस्पेक्ट में कलेक्टर फॉरवर्ड बायस है। अब रिवर्स बायस हो जाना चाहिए, वोल्टेज इतनी लार्ज हो। उसके बाद जब VC इतना लार्ज है कि एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो और एमीटर कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया हो, तब आप देख रहे हैं कि VCE के बढ़ने पर किसी भी ग्राफ में IB, किसी भी ग्राफ में IC बढ़ नहीं रहा है, रादर IC की वैल्यू IB पे डिपेंड कर रही है। जितना बड़ा IB उतना बड़ा IC। सो क्या पता लगा, IC becomes independent of VCE and IC depends linearly on value of IB, constant value of IB, larger the IB larger the IC। तो ये हमारे दो ऑब्जर्वेशंस यहां पर निकल कर आए। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें निकालना है वो इसी लीनियर पार्ट का निकालना है। थर्ड पॉइंट जो इसमें हुआ वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा इस लीनियर पार्ट में किसी भी कांस्टेंट IB पे, किसी भी कांस्टेंट IB पे आप जो चेंज इन VCE होगा बाय चेंज इन IC, आप उसे कैलकुलेट करेंगे और हमें आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगा और ये काफी लार्ज मिलेगा। तो जैसे हमें पता लगा इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो मिलेगा, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है काफी लार्ज मिलेगा, समवेयर अराउंड 100 किलो ओम के ऑर्डर में। तो हमें पता लगा अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को रिवाइज करें तो 3 पॉइंट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जब लो वैल्यूज ऑफ VCE है, तब जब VCE प्रॉपर्ली रिवर्स बायस नहीं हो पाया है, तब जो IC की वैल्यू है VCE पे डिपेंड करती है और VCE के बढ़ने पर IC बढ़ रहा है। और ये जो स्टेट है जब ऐसा हो रहा है, वो जो नॉन लीनियर कर्व का वो वाला पार्ट है जहां पर ऐसा हो रहा है, हम कहते हैं उस समय हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में है, जब दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में है, इनपुट और आउटपुट दोनों फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जब हम VC की वैल्यू इनफ कर देते हैं कि जो एमीटर कलेक्टर है वो रिवर्स बायस हो जाए और ऐसे में हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में पहुंच जाए, ऐसे में हम देखते हैं जो IC की वैल्यू है वो VC पे डिपेंड इतना नहीं करती है, रादर लगभग इंडिपेंडेंट ही रहती है। वो तो डिपेंड करती है उस समय IB की वैल्यू पे, जितना